नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति टॉपिक की। राष्ट्रपति, इसी राष्ट्रपति टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और राष्ट्रपति टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि कौन राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी योग्यता क्या होती है, कितनी उम्र होनी चाहिए, कितना क्या क्या उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, कौन कौन लाभ के पद में नहीं आते, इतना पढ़ चुके थे। आज हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को पढ़ेंगे। निर्वाचक मंडल को मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख कौन करता है। ठीक है, तो याद रखना कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख जहां मिलता है उस उल्लेख मिलता है आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख आर्टिकल 54 में मिलता है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा इसका भी उल्लेख आर्टिकल 54 में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। पहला ये कहते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होगा वो होंगे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, तो लिखेंगे पहले कौन कौन शामिल होता है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। जैसे ही मैंने संसद शब्द लिया ना, संसद, तो दिमाग में आपके दो शब्द आना चाहिए, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। दो शब्द आने चाहिए दिमाग में। ठीक है, अब मैंने बात किया कि बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बताइए लोकसभा में कितने सदस्य हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, मतलब ये वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो लोकसभा जैसे बोला वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 543। पूछ ले कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, अभी बात कर रहा हूं। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य वर्तमान की बात कर रहा हूं तो 550 हो सकती है, हाईएस्ट। पूछा जाए लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या थी तो दिमाग जाएंगे, अधिकतम संख्या थी की बात कर रहे हैं तो दिमाग में आना चाहिए 552। पूछा जाए लोकसभा में कुल कितने पहले सदस्य लोकसभा में सदस्य चुने जाते थे, तो पहले चुने जाते थे 545। ठीक है, देखो यहां भी दो कम, यहां 45 है और यहां 43 है, यहां 52 है और यहां 50 है। ठीक है, देखिए देश में एक संविधान संशोधन हुआ 104वां संविधान संशोधन। इस 104वें संविधान संशोधन से क्या किया कि एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया को लोकसभा से और विधानसभा से हटा दिया। एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया को लोकसभा, एलएस मतलब लोकसभा और वीएस मतलब विधानसभा से हटा दिया गया। वेरी गुड, कैसे हटाया? आप जानते हो कि लोकसभा में जो मनोनीत होते थे, मनोनीत सदस्य, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, तो लोकसभा में कुल मनोनीत होते थे 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत हुआ करते थे। इस मनोनयन की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। तो अब कितने सदस्य होते हैं लोकसभा में? 543। कितने होते थे पहले? 545, क्योंकि 2 थे उसे बंद कर दिया गया प्रक्रिया को, एंग्लो इंडियन की प्रक्रिया को। तो अब कितने बचे? 543 बचे। ठीक है, अब इस अधिकतम की बात करें तो अधिकतम 550 हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कुछ क्षेत्र पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें आता है, तो वहां कुल 7 सीटें वहां हैं, इसीलिए अधिकतम कहा है। तो वर्तमान में 543 में 7 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 7 सीटें गिलगिट और बाल्टिस्तान वाली है। तो बात करें, ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं राज्यसभा। देखिए राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में पूछे राज्यसभा में सदस्य संख्या है तो दिमाग में आना चाहिए 545।
कितनी 545 सदस्य संख्या, सॉरी 245, लिखा 245 बोला 545, 245। इन 245 को भी दो भागों में बांटना है। वह सदस्य जो निर्वाचित होते हैं और वह सदस्य जो मनोनीत होते हैं। 545 तो लोकसभा में आती है ना। निर्वाचित बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं मनोनीत। राष्ट्रपति लोग राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को, 12। अब पीछे कितने बच गए, 12। 245 में से काट दो, 245 में से 12 हटाने आपको, ये 3 बचे, ये 3 बचे और ये 2, तो 233 सदस्य क्या होते हैं, 233 सदस्य क्या हो जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं। राज्यसभा में 233 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। अब जैसी बात हमने वहां पढ़ी अधिकतम वाली, तो अधिकतम वाली यहां भी आएगी कि अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। अधिकतम किसमें, आरएस मतलब राज्यसभा, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखना अधिकतम सदस्य से क्या होती है, 250, 250, इसमें से वही बात, एक तो मनोनीत और एक निर्वाचित। मनोनीत और निर्वाचित। निर्वाचित कितने हैं, तो निर्वाचित पहले मनोनीत देख लो, मनोनीत कितने हैं, 12 होंगे। अब 250 में से आप 250 में से 12 काट दो, कितने बचेंगे, तो सीधी सी बात है बचेंगे 2, 3, 8। तो 238 सदस्यों को क्या करते हैं राष्ट्रपति, 238 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, सॉरी 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, यहाँ और यहाँ की बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 233 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और यहाँ बात करें तो यहाँ कितने सदस्य हैं, 543। तो बात करें कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, तो सभी निर्वाचित मतलब एक तो 543 और 233, 3 और 3 6, 6 4 7 और 5 और 2 7, तो मतलब 776 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के कितने सदस्य, अगर काउंटिंग में पूछ ले तो याद रखना 776 सदस्य भाग लेते हैं। समझ आया, वापस देख लो, संसद दिमाग में जैसे ही संसद शब्द बोला दिमाग में आना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा की बात करें वर्तमान में सीटें कितनी है, 543। पूछा जाए अधिकतम कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है। पहले पूछे जाते अधिकतम थी, क्योंकि 2 मनोनयन की प्रक्रिया हमने 104 में संविधान संशोधन बंद कर दी, तो कितनी 552 और कितनी थी 545। चुनाव होता था क्योंकि 7 सीटें कहाँ चली गई है, 7 सीटें पाकिस्तान पीओके पे चली गई है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में सीटें कितनी है, 245। इस 245 को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो मनोनीत और एक निर्वाचित। मनोनीत हमेशा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये मनोनयन क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। और निर्वाचित कितने होंगे, 245 में से 12 काटोगे तो कितना होगा, 233। अब बात करते हैं राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी थी, तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 हो सकती है, उसमें निर्वाचित होंगे 238 और 12 सदस्य मनोनीत होंगे। ठीक है, लिख लेंगे आराम से। ये चीजें आप ध्यान रखना, कभी यही आ जाए कि कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सदस्य भाग लेते हैं संसद के, तो याद रखना 776 लिखना है आराम से। लिख लिया, चलिए ठीक है। पहले क्या बात लिखी, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि आपके जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य 28 विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है, 28 राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, 28 राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं
कि आपने ये सुना होगा कि 29वां जिला तेलंगाना बना। तेलंगाना बना 2014 में, 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना तेलंगाना। तो आज 28 कैसे? आज 28 कैसे? तो सीधी सी बात याद रखना कि JNK जम्मू एंड कश्मीर पहले एक राज्य का दर्जा था, लेकिन बाद में जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, 2 यूटी बना दी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। याद रहेगा? तो राज्यों की संख्या वापस कितनी होगी? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बदल गया तो राज्यों की संख्या कितनी हुई? 28। तेलंगाना 29वां राज्य बना था, कोई बात नहीं, लेकिन राज्यों की संख्या आज वर्तमान में हमारे कितनी है? आज हमारे राज्यों की संख्या 28 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन शामिल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा कहता है कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी कहीं पांडिचेरी, पुडुचेरी कई जगह मिल जाती है, लेकिन बात एक ही है, पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली और पुडुचेरी के बारे में। एक संविधान में संशोधन किया गया, ठीक है, 2 संशोधन हुए जिसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, कौन कौन से थे? एक संविधान से नोट लगा के लिख सकते हो इसको आप। एक संविधान संशोधन हुआ 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। हुआ था 1992 में। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इसके तहत 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली में 69 में 70 हो गई, 69 में 70, याद रखना, दिल्ली में 70 विधानसभा, 70 सीटों की विधानसभा की, लिख लो 70 सीटों की विधानसभा की विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इस विधानसभा को। मैं कहीं आपको अगर यूं लिख दूं ना तो समझ जाना, VS मतलब विधानसभा, VS मतलब विधानसभा। आगे देखिए, ये तो हुआ दिल्ली का। दूसरी बात करें तो 70वां संविधान संशोधन हुआ, 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही हुआ। और इसके तहत 70वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? पुडुचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। वेरी गुड, याद आ जाएगा अच्छे से। इस चीज को याद रखना कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 69वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली में 69 से 70, याद रखना, 69 से 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन हुआ, और 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पुडुचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, ये हुआ। एक नोट यहां आप ये भी लगा के लिखिए कि पूछ ले कि ये जो दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा के सदस्य संख्या गठित हुई, इन्हें पहली बार किस राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया? तो ये लिख सकते हो आप कि 1997 में, 1997 के राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या मिलता है। कई बार पूछ लेते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी के इन सदस्यों को किस आर्टिकल से निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? ये भी बात आप याद रखना, तो नोट लगा कर ये भी बात लिखें कि
आर्टिकल 239A के तहत दिल्ली व पांडिचेरी या पुडुचेरी, कुछ भी लिख सकते हो, पुडुचेरी विधानसभा को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखना, लिख लें आराम से, आराम से लिखें इस चीज को। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिख लिया, चलिए। ठीक है, ये तो वो बातें हुई जो हम पढ़ते हैं। अब कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल नहीं होता। ठीक है, कौन कौन शामिल नहीं होता, तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना होगा। तो नोट लगा के लिखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत होते हैं ना, वो कभी भी भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य तो कभी भाग लेते ही नहीं, क्योंकि चाहे लोकसभा में, अब तो लोकसभा से हट ही गया, तो हमने दिमाग में एक ही रहना चाहिए कि जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का मौका नहीं मिलता। दूसरे वो लोग होते हैं जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं। आप जानते हो कि पूरे भारत देश में सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है, बाकी अधिकांश राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं। तो इसीलिए क्या है कि विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया गया है। तो नोट लगा लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 12 सदस्य भाग नहीं लेते। दोबारा जरूरी है, भाग नहीं लेते। ठीक है, एक नोट और लगा के लिखेंगे कि राज्यों की विधान परिषद निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में विधान परिषद नहीं है। चलिए लिख लें आराम से। लिख लिया। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव जो हम सुनते हैं, आज तक कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए तो
कितना बदल सकते हैं? दिमाग में 1 2 2 मैम, यस सर, 2 सर, 2 मैम ऐसे थी जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, 2 महिलाएं ऐसी थी। याद रखना, आज तक 7 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ दिया और 7 में से 2 ऐसी महिलाएं हैं जो राष्ट्रपति बन चुकी है। बड़ा अजीब लगे, 7? जी बिल्कुल। एक थी कृष्णा कुमारी बनर्जी, 1952 में जब राजेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था, उनके सामने चुनाव लड़ा था कृष्णा कुमारी बनर्जी। एक थी मनोहरा होलकर, फूलचरण कौर, लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा देवी पाटिल, मीरा कुमार, द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में, कुल मिलाकर 7, कृष्णा कुमारी बनर्जी, मनोहरा होलकर, फूलचरण कौर, लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा देवी पाटिल, मीरा कुमार और द्रौपदी मुर्मू, ये 7 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है। तो लिख सकते हैं, ये नोट लगा कर लिखें कि अब तक, हेडिंग लगा होगा ना, अब तक 7 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। ठीक है, 7 ऐसी महिलाएं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। क्योंकि अभी महिला राष्ट्रपति है इसीलिए इंपोर्टेंट है, याद रखना, करंट इश्यू रह गया इसीलिए। देखो पहली महिला कौन थी, तो नंबर वाइज देखेंगे, 1 नंबर पर कौन थी, तो पहली महिला जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद के सामने चुनाव लड़ा था उनका नाम था कृष्णा कुमारी बनर्जी। कृष्णा कुमारी बनर्जी, कृष्णा कुमारी बनर्जी किसके सामने थी, तो वर्सेस लिख सकते हैं। ये चुनाव लड़ा था राजेंद्र प्रसाद के साथ, और राजेंद्र प्रसाद का चुनाव सामने कब लड़ा, 1952 में चुनाव लड़ा। ठीक है, इसके बाद एक महिला आई, दूसरी महिला मनोहरा होलकर। कौन सी महिला, मनोहरा होलकर। इन्होंने जिनके सामने चुनाव लड़ा उनका नाम था जाकिर हुसैन। तो वर्सेस लिख सकते हैं, जाकिर हुसैन। किसके सामने चुनाव लड़ा, जाकिर हुसैन। और इनके सामने जब चुनाव लड़ा वो समय था 1967। ठीक है, कौन हो गई, जाकिर हुसैन के सामने मनोहरा होलकर। इसके बाद नेक्स्ट जो महिला थी उनका नाम था फूलचरण कौर, कई जगह फूलचरण कौर भी है, तो फूल या फूलचरण कौर। इन्होंने चुनाव जिनके सामने लड़ा उनका नाम था वी गिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी, इनका पूरा नाम है, अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वराहगिरी वेंकटगिरी, 1969। ठीक है, 1969 में फूलचरण कौर ने वी गिरी के सामने चुनाव लड़ा। इसके बाद अगली महिला आई जिनका नाम था लक्ष्मी सहगल, चौथी महिला थी लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल ने चुनाव जब लड़ा तो उस समय जो इनके सामने थे उन व्यक्तियों का नाम था, आप जानते होंगे अच्छे से, देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब। APJ अब्दुल कलाम इनके सामने जब चुनाव लड़ा उस समय था 2002 में APJ अब्दुल कलाम के सामने लक्ष्मी सहगल ने चुनाव लड़ा। और इसके बाद जो 5वीं महिला थी उनका नाम तो आप अच्छे से जानते हो, देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इन्होंने किनके सामने चुनाव लड़ा था, वो थे राजस्थान के बाबू साहब नाम से विख्यात भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे थे, याद रखना। तो 2002 के बाद चुनाव आया 2007 का।
2007 में सामने चुनाव लड़ा। इसके बाद जो छठी महिला थी उनका नाम था, आप जानते भी हो, लोकसभा की सदस्य भी, अध्यक्ष भी रही है, मीरा कुमार। और इन्होंने जिनके सामने चुनाव लड़ा वो पूर्व यानी अभी लास्ट टाइम अपने राष्ट्रपति रहे थे, इनका नाम था रामनाथ कोविंद। और चुनाव लड़ा था 2017। ठीक है। और इसके बाद जो वर्तमान में चुनाव लड़ा उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और इन्होंने जिनके सामने चुनाव लड़ा, द्रौपदी मुर्मू, जो इनके सामने थे उनका नाम था यशवंत सिन्हा। कब लड़ा? 2022 में। देश की पहली महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली थी द्रौपदी मुर्मू, और देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और याद रखना, पहली महिला जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा वो थी कृष्णा कुमारी बनर्जी। ठीक है। ये वो 7 महिला है जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जिसमें तो 2 महिलाओं को जीत मिली, जिसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और मीरा कुमार और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू थी। ठीक है। लिख ले आराम से इस चीज को, लिखे आराम से। करंट इशू रह गया, क्योंकि बात ये रह गई कि अभी जो महिला है राष्ट्रपति वो है द्रौपदी मुर्मू, और इसीलिए इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिख लिया आपने? ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। बाकी पढ़ते रहे, ऐसे ही साथ बने रहे। राष्ट्रपति टॉपिक अच्छे से, इतने अच्छे से करेंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप निरंतर बने रहें हमारे साथ, और क्लास को साथ में पढ़ने के साथ लिखने की आदत रखें। लिखने की आदत से आपको कोई भी चीज़ें दिमाग से स्लिप नहीं होगी। बस एक रूटीन रखना है कि हमें जो चीज़ पढ़ाई जाती है, जो हम पढ़ते हैं, उनको लिखने की आदत भी डालें। ठीक है। ऐसे आप निरंतर पढ़ते रहेंगे तो साथ साथ में आपको अपनी प्रोग्रेस भी मिलती रहेगी। बस बात यही है कि निरंतरता जरूरी है किसी भी चीज़ में। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। जय हिंद।